नमस्कार। आज मैं आपको अपने नवीनतम कविता संग्रह मुनाफे का गणतंत्र से कुछ कविताएं सुनाऊंगा। इस संग्रह की एक कविता मैं पहले भी आपको सुना चुका हूँ और इसकी भूमिका भी मैंने आपके लिए पढ़कर सुना दी थी। आशा करता हूँ कि ये कविताएं आपको पसंद आएंगी। ये कविताएं मुख्यतया लेखन और लेखक की जो स्थिति है भारतवर्ष में, बल्कि यूँ कहिए कि पूरे विश्व में, और कोई वर्तमान काल में नहीं बल्कि पहले के वक्तों से जैसी स्थिति है, जो स्थिति है, उसका थोड़ा एक कवि की दृष्टि से बयान करती हैं। तो ये दूसरी कविता है इस संग्रह की, जिसका शीर्षक है जाम कर दिए हैं। कठिनाइयाँ अनंत हैं, कठिनाइयाँ अनंत हैं कवि बनने में। पढ़ा था मैंने एक कवि की जीवनी में, शायद टी.एस. इलियट की। जब चुना था उसने कवि बनना या होना, दी थी अपनी सहमति इस बनने या होने को। कठिनाइयाँ अनंत हैं कवि बनने में। पढ़ा था मैंने एक कवि की जीवनी में, शायद टी.एस. इलियट की। जब चुना था उसने कवि बनना या होना, दी थी अपनी सहमति इस बनने को। यह बनना या होना अपने खिलाफ जाना है कुछ हद तक। पता लगता है जब एक के बाद एक निराशा निरुत्साह घेर लेते हैं रास्ता। एक के बाद एक निराशा निरुत्साह घेर लेते हैं रास्ता। कहा एक कवि ने, कवि को साथ साथ कुछ करना चाहिए, जैसे जूतों की सिलाई, ताकि वह भूखा ना मरे। हाँ, यहाँ तक आ सकती है नौबत श्रेष्ठ चर्या में पृथ्वी की, गर न करो कोई और काम। कितना भाग्यशाली था इलियट। कहानी है कि जब एमए में पढ़ रहा था, उसकी कविता उसके कोर्स में लगी थी। यदि यह सच है तो ऐसा गौरव भला अन्यत्र कहाँ, पर ऐसा संयोग भी और कहाँ। कहा था इलियट ने नोबेल पुरस्कार ग्रहण करते हुए, कविता वह काम करती है जैसे एक चित्रकार जब चित्र पर कूची फेरे तो वह कूची अब तक के सब चित्रों पर फिरे। यूं यह काम हर नव निर्माण करता है, भले ही हो वह रोटी बेलना। हाँ, ऐसी ही असाधारण और साधारण है कविता। ऐसा ही साधारण और असाधारण है हर काम। इतना ही यश छुपा है हर कविता में, इतना ही अनदेखा रह सकता है हर काम। कविता भी कोई काम है और काम भी कोई कविता। कविता भी कोई काम है और काम कोई कविता। पर यह लय तभी सधेगी जब पेट में भोजन हो। माओ के जमाने में चीन में सुना है, कवियों कलाकारों को करना पड़ता था आधा दिन काम, आधा दिन वे खाली रहते थे। फिर गौरव का क्या, यश का क्या, यश प्रार्थी हीन कवि। मगर तकलीफ तब होती है
जब लिखा हुआ छपता नहीं, छपा हुआ बिकता नहीं, पहुंचता नहीं पाठक तक, लेखक और पाठक के बीच सब रास्ते दुकानदारों ने जाम कर दिए हैं। अब देखिए अगली कविता, इसका शीर्षक है भूकंप में बचा शिशु। ये एक कवि की जीवन यात्रा पर लिखी कविता है और अंत तक पहुँचते पहुँचते जो कवि का हाल हो जाता है उसका बयान करती है। और इस कवि में जिस प्रकार के सामाजिक दबाव, इस कविता में जिस प्रकार के सामाजिक दबाव एक कवि पर काम करते हैं उनका भी कुछ वर्णन किया गया है और कैसे वो एक वर्ग के हित में जाते हैं और दूसरे वर्ग उन हितों से, लाभों से वंचित रह जाता है। यह कवियों में भी होता है और आम आदमी में भी होता है। तो मैंने ये कविता वरिष्ठ कवियों से क्षमा याचना सहित प्रस्तुत की है, लिखी है। तो सुनिए भूकंप में बचा शिशु। कवि के लिए केवल कवि होना काफी नहीं होता, उसे बाज होना होता है। जिंदा रहने के लिए तरह तरह के होते हैं बाज। कवि के लिए केवल कवि होना काफी नहीं होता, उसे बाज होना होता है। जिंदा रहने के लिए तरह तरह के होते हैं बाज, सारे धोखेबाज। एक शिकरा होता है जिसे शिव कुमार बटालवी ने यार बनाया था, वह उसी का मांस खाता था। एक चील जितना बड़ा बाज, उसकी पूंछ दो मुही नहीं होती चील की तरह। एक खुद चील जिसके बारे में हमारा एक सहकर्मी हंसता हुआ कहता था, चील के घोंसले में मांस। जब हम उससे पूछते बोतल है। एक बाज और लहटोरा शिकरे से छोटा पक्षी होता है। वह कीड़े पकड़ पकड़ कर अपने घोंसले में कांटों में पिरोकर रखता है, संकट के दिनों के लिए। यूं कीड़े मकोड़े तो लगभग हर पक्षी खा लेता है, मैना समेत। और पतरिंगा तो तार पर बैठकर हवा में उड़ते कीड़ों की ताक में रहता है, जिन्हें वह उड़ते उड़ते पकड़ लेता है, माहिर शिकारी की तरह। कवि भी केवल कवि नहीं होते, जैसे पक्षी केवल खूबसूरत नहीं होते, जैसे वे केवल मीठे गान नहीं गाते, वैसे कवि केवल मीठे गीत नहीं लिखते। कवि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य होते हैं, भारत में शूद्र होते हैं, अगड़े पिछड़े दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक होते हैं। उड़ीसा के एक आदिवासी कवि को राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला था। वह आया था राष्ट्रपति भवन में कुर्ती पहनकर, जो आगे से खुली थी, नीचे बनियान भी नहीं था, धोती थी आधी और पैरों में चप्पल भी नहीं थी। यद्यपि धुले पूछे थे उसके पैर, वह ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, लोक कवि था। उसे अपने सारे गीत जुबानी याद थे। वह गाता था और जीने के लिए कोई छोटा मोटा काम करता था।
फिर शायद कुछ बेचने लगा था, जिसे राष्ट्रपति ने सम्मान से बुलाया अपने भवन में। उसे धेले का भी भाव न दिया अखबारों ने अगले दिन से कभी। इसलिए कवि केवल कवि नहीं होते, जैसे वे दिख जाते हैं बुरे हाल बाकी दिहाड़े, जैसे कोई अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी कोरोना में दिखा था, मनरेगा में कुदाल चलाता। दलित कवि किसी कदर करते हैं गुजारा, आदिवासी कवि खाते भी हों कंदमूल क्या पता। वैश्य कवि पहले तो होते नहीं, हों भी तो 2-4 बरस में कविता छोड़ भाग जाते हैं। उन्हें घाटे ही घाटे का सौदा लगता है, कविताई करना रह भी जाएं अगर कविता की गली में उसकी दुकान सजाने से नहीं चूकते। यूं इसमें बुरा क्या है जब कवि केवल कवि हो ही नहीं सकते। वे करते रहते हैं अनुवाद, छोटे मोटे साहित्यिक काम जो भी मिले, ताकि कम से कम पान बीड़ी का खर्चा तो निकलता रहे। कोई लगा रहा जो ताउम्र तो कविता का कबाड़ा करके भी महाकवि कहलाता है। वे रसूखदारी से ज़्यादा डटे रहते हैं मैदान में। छत्री कवि रौब दाब से ज़्यादा काम निकालते हैं कविता में भी, जब भी ज़रूरत पड़ती है। छत्री कवि रौब दाब से ज़्यादा काम निकालते हैं कविता में भी, जब भी ज़रूरत पड़ती है। वे देश प्रेम के गीत गाते हैं या विडंबना के, रसूखदारी में, मगर छत्री कवि वैश्यों से किसी कदर कम नहीं है। वे बेरसूखदार तो केवल दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक कवि होते हैं, या शुद्ध कवि जो होते नहीं। रहे ब्राह्मण कवि, अरे बाप रे, वे तो छाए हैं ऋग्वेद के जमाने से। सब जगहों पर उनका अनधिकार कब्जा है, जाति की मार्फत, जो रसूखदारी का ही दूसरा नाम है और जो छा गई है पूरे हिंदुस्तान पर पतली पारदर्शी परत के समान, जैसे तुलसीदास और उनकी रामचरितमानस, जैसे भगवान, मंदिर, दान, पूजा, जप, तप, यज्ञ, जो चाहे निराधार हो पर उनकी जीविका और समृद्धि के साधन हैं, पर वे भी कविता को रोजी नहीं बना पाते। अंतहीन कठिनाइयाँ हैं कविता के रास्ते में, कठिनाइयाँ अनंत हैं कवि होकर जीने में। मगर जिसने मगर छोड़ा नहीं कविता का दामन, कविता उसे पार ले गई जाति के समुद्र से, और वह देख पाया वेद और गीता का छल, उनका भोलापन, उनका मिथ्यापन, तर्क और चारवाक का सत्य, मार्क्स की महिमा, अंबेडकर की धीमी आग, गांधी की अंधता, बुद्ध का बुद्धत्व। किस कीमत पर लेकिन, किस कीमत पर लेकिन। अंतहीन कठिनाइयाँ हैं जिनको विजय कर खड़ा है कवि अपनी राख में से पुनर्जीवित होकर। भव्य और वैयक्तिक त्रासदी सा एक साथ, उसके बच्चे, पत्नी, रिश्ते उपेक्षित रह गए, कामकाज की हांडी उलट गई,
शराब और तंबाकू ने जर्जर कर दिया शरीर, मन केवल बचा रहा भूकंप में बचे शिशु सा। मन केवल बचा रहा भूकंप में बचे शिशु सा। उसके भी खौफ ज़दा होने की संभावना अधिक है। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।